हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे के टॉपिक्स करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। क्या है, देखो, हमने मोनार्की का डाउनफॉल देखा, उसके बाद हमने रिपब्लिक का जन्म देखा कि कैसे रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद रॉबेस्पियर का खतरनाक टाइम पीरियड रेन ऑफ टेरर का एंड। अब 1794 में जब रॉबेस्पियर खुद गिलेटिन पर चढ़ गया था, उसकी डेथ हो गई थी, तो सवाल ये था कि फ्रांस को अब कैसे चलाया जाए। तो इसी सवाल के साथ जुड़ा हुआ है हमारा आज का टॉपिक, द डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस। क्या है इसमें, हम सबको पता है रॉबेस्पियर के बाद फ्रांस की सिचुएशन थोड़ी अप एंड डाउन भी हो रहे थे, बहुत बड़े क्राइसिस हो रहे थे। तो इस क्राइसिस के बाद हमें जरूरत थी एक नई सरकार की, जो ना तो मोनार्की की सपोर्टर हो और ना ही डिक्टेटरशिप करे, मीन्स अपना ही ऐसे डरा के रखना ये वाली चीज करे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि यार ना तो मोनार्की सक्सेसफुल हो रही है और ना ही डिक्टेटरशिप। मोनार्की में किंग का रूल हो रखा है, डिक्टेटरशिप भी कुछ इसी तरीके की हो गई है कि हर किसी को डरा के रखा जा रहा है। तो इन्हीं चीजों से निपटने के लिए, इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए 1795 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि अब से फ्रांस को एक नए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर चलाया जाएगा। उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का नाम था द डायरेक्टरी ऑफ फ्रांस। ये डायरेक्टरी जो है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ये बेसिकली 5 मेंबर्स का एक ग्रुप था, मींस 5 मेंबर का एक ग्रुप था, जो एक साथ मिलकर फ्रांस को गवर्न करते थे, फ्रांस पर रूल करते थे। इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मेन पर्पस क्या था, एक बैलेंस्ड सिस्टम क्रिएट करना, जहां ना तो एक ही इंसान के पास ज्यादा पावर हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ज्यादा पावर ना दी जाए और ना ही मोनार्की वापस आ सके। तो समझ आया आपको, 1795 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि अब एक नई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्रांस पर रूल करेगी, जिसका मेन पर्पस क्या था, मोनार्की वापस ना आ जाए और किसी सिंगल पर्सन के पास ज्यादा पावर ना हो। इसके बीच में तालमेल बिठाना, इसके बीच में बैलेंस्ड करना। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1795 का, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो कैसा था, जिसके बेसिस पर इस डायरेक्टरी को एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स थे। सबसे फर्स्ट है हमारा राइट टू वोट। यहाँ पर एक बड़ा चेंज हुआ था। लास्ट सिस्टम है जो, उसमें क्या था कि जो भी मेल मेंबर 25 की एज से अबव है और अपनी 3 दिन जितनी सैलरी पे कर सकते हैं एज अ टैक्स, सिर्फ उन्हें वोट देने का राइट था। लेकिन अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, जो प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन हैं उन्हें वोट देने का राइट है। मतलब यूनिवर्सल मेल सफरेज थी, जो सभी मेल मेंबर्स जो भी भाई अपनी 3 दिन की सैलरी दे सकते हैं टैक्स में, उन सबको वोट देने का राइट था। लेकिन अब इस चीज को चेंज करते हुए सिर्फ उन्हें, जो प्रॉपर्टी होल्डर है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हें ही वोट देने का राइट दिया गया था। ये स्टेप लिया गया मेनली किस लिए, ताकि जो पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ थोड़े एजुकेटेड और प्रॉपर्टी वाले लोगों के पास ही हो, सबके पास नहीं। सेकंड फीचर है हमारा टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें क्या बताया गया, देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, इसको डिवाइड कर दिया गया था 2 इलेक्टेड काउंसिल्स में। दोनों काउंसिल्स का काम क्या था, लॉज बनाना, पॉलिसीज डिसाइड करना। इस दोनों पॉलिसीज का मेन मकसद क्या था कि एक ही बॉडी के पास सारी पावर कंसंट्रेट ना हो जाए, किसी एक ही सिंगल बॉडी के पास, एक ही पॉलिटिकल ग्रुप के पास सारी पावर ना पहुंच जाए। इसका मेन पर्पस था। नेक्स्ट फीचर देखो हमारा है द डायरेक्टरी मीन्स एग्जीक्यूटिव। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में ही आपको बताया, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो अब सिंगल इंसान के पास नहीं, बल्कि 5 लोगों का एक ग्रुप, पंच ग्रुप के पास थी, जिन्हें डायरेक्टर्स बोला गया। इस डिजाइन का मेन पर्पस क्या था कि 5 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, उनके पास सारी पावर होगी। इसका मेन पर्पस क्या था कि रॉबेस्पियर जैसी डिक्टेटरशिप दोबारा ना हो, क्योंकि पावर अगर सिंगल पर्सन के पास होगी तो फिर वही डिक्टेटरशिप के चांस हो जाएंगे। तो ऐसे पॉसिबिलिटी दोबारा ना हो, ऐसी डिक्टेटरशिप दोबारा ना हो, इसीलिए इस ग्रुप को इस तरीके से डिजाइन किया गया, जिससे कि पावर इन 5 लोगों के बीच डिवाइड रहे, कोई भी एक सिंगल पर्सन अपनी मनमर्जी ना चला सके। तो स्टूडेंट्स, ये था 1795 का एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर। एक तरह से ये एक बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिसमें वोटिंग तो रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन जो लॉ मेकिंग पॉलिसीज है ये डिवाइडेड थी और एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव था।
एग्जीक्यूटिव कलेक्टिव का क्या मतलब है? एक पर्सन ही सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, ये 5 लोग आपस में मिलके सब डिसाइड करेंगे, सारी पॉलिसीज, लॉज वगैरह सब कुछ। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ डायरेक्टरी। तो स्टूडेंट्स अब सवाल ये है कि जब इतना बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि सारी पावर किसी एक के पास ना चली जाए, इसीलिए पंच ग्रुप भी बनाया गया, तो फिर हमारी डायरेक्टरी फेल क्यों हो गई थी? चलिए इसकी प्रॉब्लम्स हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। क्या है इसमें? देखो, जो हमारे पंच डायरेक्टर्स थे, पंच ग्रुप के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज करना शुरू कर दिया था। ज्यादातर केसेस में वो लोग पर्सनल फायदा देखने लग गए थे कि हमारा किस चीज में फायदा है, हम वही चीज पॉलिसी लाएंगे, उसी तरीके का हम कानून बनाएंगे। जो पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था कि लोगों की भलाई के उन्हें काम करने, वो चीज उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी बन गई थी। मतलब क्या है इसका? जो गवर्नेंस है वो हमारी एक तरह से करप्ट हो गई थी, क्योंकि वो लोग अब अपना फायदा देखने लग गए थे। पब्लिक वेलफेयर से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो हर पॉलिसीज, हर लॉज उस तरीके से वो बना रहे थे जिससे उनका पर्सनली फायदा हो। यही रीजन है कि हमारी जो डायरेक्टरी है वो फेल हो गई थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या आई, कन्फ्लिक्ट विद काउंसिल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉज बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास था और एग्जीक्यूशन का काम था डायरेक्टरी के पास। मतलब लॉज बनाएगी कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, और उसे एग्जीक्यूट, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डायरेक्टरी। लेकिन जो ये दोनों गवर्नमेंट बॉडी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी थी, इन दोनों के बीच लगातार टकराव हो रहा था, लगातार क्लैशेस हो रहे थे, और ये क्लैशेस जो है ये इतने फ्रिक्वेंट हो गए थे कि पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया था। कहने का मतलब क्या है? देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली तो लॉज बना रही थी सबके वेलफेयर के लिए, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी थी वो सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉफिट देख रही थी कि हमें क्या चीज करने में ज्यादा फायदा हो रहा है। तो दोनों का मोटिव भी बिल्कुल अलग अलग हो गया। इसी वजह से इनके क्लैशेस बढ़ते गए और यही था हमारा एक और रीजन डायरेक्टरी फेल होने का। थर्ड हमारी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें क्या है? देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं, किंग लुई 16 के टाइम से ही फ्रांस की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल अनस्टेबल चल रही है। हर जगह फूड शॉर्टेज, प्राइस हाई हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसी वजह से लोग एंगर और फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं। कॉमन पीपल्स के लिए जो सर्वाइवल है ना, वो एक तरीके का स्ट्रगल बन गया था, क्योंकि ना ही वो लोग अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर पा रहे थे, ना ही उन्हें इजीली फूड अवेलेबल हो रहा था क्योंकि प्राइस हाई हो गए थे, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और इन सब के चलते जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे वो फिर भी कॉमन पीपल्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, अपना फायदा देख रहे थे कि हमें कहाँ प्रॉफिट है कहाँ नहीं। यही हमारा बना एक और रीजन डायरेक्टरी फेल होने का। फोर्थ प्रॉब्लम देखो हमारी क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या है इसमें? देखो, एक बार आप सब सोचो कि एक तरफ तो रॉयलिस्ट हैं, रिच पर्सन्स हैं जो मोनार्की वापस लाना चाहते थे, और दूसरी तरफ जेकोबिन्स जो एक्सट्रीम रेडिकल चेंजेस मांग रहे थे। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, जेकोबिन्स और रॉयलिस्ट, ये दोनों ही डायरेक्टरी के खिलाफ थे। इसी वजह से बार बार अपराइजिंग्स और रिवोल्ट होते जा रहे थे, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट और भी ज्यादा वीक हो गई थी। क्योंकि अगर भाई आपकी देश में दंगे फसाद हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट वीक हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये 4 जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए यही हैं जिनकी वजह से डायरेक्टरी को एक इनइफेक्टिव और अनस्टेबल सिस्टम का सामना करना पड़ा, और इसी वीकनेस का फायदा उठाकर एक नया लीडर उभरता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कैसे नेपोलियन का राइज, कैसे उसका डिक्लाइन, ये करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जो टॉपिक कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑफ द डायरेक्टरी, आई होप आप सबको समझ आ गई होंगी। अगर इसमें आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है, रोल ऑफ द आर्मी। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारी डायरेक्टरी है और हमारी जो आर्मी है इसका क्या रिलेशन था, कैसे ये इस पर डिपेंड थी, कैसे नहीं। देखो, जैसा कि हम अपने लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि डायरेक्टरी को लगातार रिवोल्ट्स और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका सामना करना पड़ रहा था। रॉयलिस्ट अलग से ट्रबल कर रहे थे, जेकोबिन्स अपनी डिमांड कर रहे थे बार बार। तो
तो इसी सिचुएशन में जब रॉयलिस्ट अलग से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जेकोबिन्स अलग से, तो ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो डायरेक्टरी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इन्हें सबसे ज्यादा सहारा लेना पड़ा आर्मी का। जितने भी ये रिवोल्ट्स हो रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे, इन सब से निपटने के लिए, इन सबको दबाने के लिए मिलिट्री को बुला लिया जाता था। और धीरे धीरे आर्मी का रोल सिर्फ प्रोटेक्शन तक ही लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पॉलिटिक्स में भी बढ़ने लगा। क्योंकि कुछ भी चीज हो रही है, आपने आर्मी को लाके खड़ा कर दिया, अब आप उनको सारा मैटर बताओगे तभी तो वो कुछ करेंगे ना। तो इसीलिए आर्मी का रोल सिर्फ प्रोटेक्शन में ही नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा। सोचो, जब एक गवर्नमेंट अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आर्मी पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मिलिट्री लीडर्स हैं जो, इनकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और इसी गवर्नमेंट में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर उभर के सामने आया, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या मतलब है इसका? डायरेक्टरी की जो वीकनेस थी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो बार बार अपने सपोर्ट के लिए आर्मी को बुला रही थी, ये एक तरह से उनकी वीकनेस थी। तो डायरेक्टरी की इसी वीकनेस ने इनडायरेक्टली नेपोलियन के राइज का रास्ता तैयार किया था। नेपोलियन कौन था? मिलिट्री लीडर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या है, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। हमने अभी देखा कि जो डायरेक्टरी है वो अपनी प्रॉब्लम से घिरी हुई, करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, लगातार हो रहे रिवोल्ट्स, अपराइजिंग, और इसी वीकनेस का फायदा उठाया था मिलिट्री लीडर्स ने। और जितने भी मिलिट्री लीडर्स थे, इनमें से एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर आया, सबसे ज्यादा चमका, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन अपने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर था। जंग के मैदान में उसने फ्रांस को बार बार जीत भी दिलाई है। लोग उसे एक हीरो के रूप में देखने लगे थे। हाँ भाई, ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, इतनी बार इसने हमारे लिए फाइट की, हर बार जीता भी। इसीलिए लोगों के मन में एक रिस्पेक्ट बनी हुई थी नेपोलियन को लेके। फिर क्या हुआ, 1799 में नेपोलियन ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उसने एक कुदीता किया। कुदीता क्या होता है? ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स, मींस सडनली, फोर्सफुल तरीके से गवर्नमेंट को हटा देना। ये टर्म समझ आ गई आपको, कुदीता क्या होता है? आगे देखो, इस coup के बाद डायरेक्टरी का चैप्टर ऑफिशियली बंद हो गया था, क्योंकि नेपोलियन ने उनकी गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो डायरेक्टरी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जो चैप्टर है वो हमारा ऑफिशियली क्लोज हो गया था। इसके बाद नेपोलियन ने अपने रूल को एस्टैब्लिश किया, अपना रूल स्थापित किया, और धीरे धीरे वो फ्रांस का किंग बन गया। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि जो रिवॉल्यूशन मोनार्की खत्म करने से शुरू हुआ था, वो आखिर में एक मिलिट्री रूलर यानी नेपोलियन के रूल तक पहुंच गया। क्या मतलब है कि जो रिवॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ था कि एक सिंगल पर्सन, एक किंग का रूल नहीं चलेगा, वहां से मोनार्की का खत्म होना, रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर होना, रॉबेस्पियर का आना, उसकी डिक्टेटरशिप, रेन ऑफ टेरर का स्टार्टिंग, उसका एंड, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का बनना, और एट द एंड नेपोलियन का लीडर बन जाना, ये सब हमने देखा। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज सिग्निफिकेंस। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले तो है ट्राई टू बीइंग स्टेबिलिटी। जो डायरेक्टरी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसने रेन ऑफ टेरर के बाद फ्रांस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश तो की, लेकिन करप्शन और इनएफिशिएंसी के कारण ये सफल नहीं हो पाई थी। कुछ जो पंच ग्रुप हमारा बना था, ये भी करप्ट हो गई थी। ये लोग अपना पर्सनल प्रॉफिट देख रहे थे, पर्सनल अपना फायदा देख रहे थे। लेजिस्लेटिव असेंबली और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, इनके बीच भी तरह तरह के क्लैशेस होने लगे थे। दैट्स द रीजन कि हमारी जो डायरेक्टरी है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमें दिखाया जाता है कि क्राइसिस के दौरान एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसके क्या क्या पॉइंट्स थे, कैसे ये मुश्किल हुई, कैसे नहीं, ये सारा कुछ हम अपनी इस वीडियो में डिटेल से समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइज ऑफ नेपोलियन। जो डायरेक्टरी थी, इसकी वीकनेस और फेलियर, इसका फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर ने, जिसने डायरेक्टरी का एंड करते हुए किस तरीके से अपना रूल एस्टैब्लिश किया। आ गया समझ? तो स्टूडेंट्स, हमने देखा
था कि कैसे डायरेक्टरी ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश की, लेकिन करप्शन और इंस्टेबिलिटी ने उसे कोलैप्स कर दिया और इसी कमजोरी का फायदा उठाया था नेपोलियन ने, जो अब तक का फ्रांस का सबसे पावरफुल लीडर बनके उभरा था। नेपोलियन का राइज, उसका एम्पायर, उसका डिक्लाइन हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे लर्निंग, स्टे क्वेश्चनिंग and don't forget to hit like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Back to School. Bye bye.